सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के एमसीक्यूज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। इसमें आपको इस अधिनियम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। आप इसको इत्मीनान से बनाइए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए और वीडियो को बार बार देखिए। इससे बाहर आपके अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। लगभग मेरे द्वारा सारे अधिनियम के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के कैप्चर किया गया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बखूबी नज़र रखते हुए ये एमसीक्यू क्रिएट किया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम। ठीक है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के संबंधित नियम कब से लागू किए गए। ये एक इनिशियल लेवल का क्वेश्चन हो सकता है जिसको अपन फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, सीधी सी बात होती है यहाँ पे। ये फैक्ट है। देखिए तो आपके सामने ऑप्शन है, एक है 3 सितंबर 2005, 1 जुलाई 2005, 17 जनवरी 2003 और 12 दिसंबर 2004। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 सितंबर और ये 12 दिसंबर की जो कहानी है, ये दोनों का इससे कोई संबंध नहीं है। इस एक्ट से, इस अधिनियम से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आती है। ठीक है, एक डेट हमारे से रिलेटेड है वो है 1 जुलाई का, और एक डेट रिलेटेड है जो है 17 जनवरी का। ठीक है, दोनों डेट इससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं 17 जनवरी का जो डेट है वह इससे संबंधित नहीं है। 17 जनवरी का जो डेट था वो राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब अधिनियमित जब हुआ था, जब ये अधिनियम इनएक्टिमेंट हुआ था उस समय की बात थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2005। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। अधिनियमित होना एक अलग होता है और लागू होना अलग होता है। ये लागू होने की जो तिथि थी वो थी 1 जुलाई 2005। तो आंसर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वित्तीय खुफिया इकाई, केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी जो जिसका गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत, जो वित्तीय खुफिया इकाई एजेंसी का या केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन आपके पास है 18 नवंबर 2004, 1 जुलाई 2005, 28 नवंबर 2004 और 18 सितंबर 2004। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वित्तीय खुफिया इकाई का जो गठन था वो हुआ था 18 नवंबर 2004 को। ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये आपका गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को। वित्तीय खुफिया इकाई ये एक एजेंसी होती है, नेशनल एजेंसी है, जिसका काम है इनके संबंध में सबूत जुटाना, यह सब काम करती है वित्तीय खुफिया इकाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वित्तीय खुफिया इकाई जो एक राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया, इस वित्तीय खुफिया इकाई की कार्य क्या क्या है, ये कौन कौन सा कार्य करती है। तो निम्न कार्य करती है। देखिए, यह तय करना कि कुर्की या जब्त की गई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं, संदिग्ध वित्तीय जो लेन देन संबंधित जानकारी प्राप्त करना, प्रसंस्करण, विश्लेषण तथा प्रसार करना। तो ये तीन यहाँ पे काम दिए गए हैं। अब इनमें से कौन कौन से काम ये वित्तीय जो इकाई है ये करती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे प्रसंस्करण और विश्लेषण की बात करें, ठीक है, प्रसंस्करण और विश्लेषण का प्रसार करना, ये एक्चुअल में उद्देश्य जो इस अधिनियम को बनाया गया था उस अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बी और सी, 1 और 2 सही है ये। ठीक है, 1 और 2 सही, ये काम और ये दोनों काम वित्तीय खुफिया इकाई करती है। प्रसंस्करण और विश्लेषण प्रसार करना ये इनका काम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 को राष्ट्रपति का अनुमोदन अर्थात अनुमति कब प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बात की जा रही, देखिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अर्थात जब संसद में बिल के ऊपर बहस हो जाती है तो बहस के पश्चात अंतिम स्वीकृति के लिए वो जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तब से वह जो बिल है या वो विधेयक है वह कहलाता है अधिनियम। तो यहाँ पे उसी चीज को पूछा जा रहा है कि यह जो बिल था वह अधिनियमित इनेक्टिमेंट कब हुआ। तो यह जो बिल है वो इनेक्टिमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 17 जनवरी 2003 को। 17 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। इसके ठीक लगभग डेढ़ साल बाद 2005 को यह लागू हुआ था, जिसका क्वेश्चन अभी हमने देखा 1 जुलाई 2005 को। ठीक है, 1 जुलाई 2005 को यह
जो अधिनियम था वह लागू हुआ था समूचे देश में। और जब बात करें अनुमोदन की, तो अनुमोदन की बात करें तो 17 जनवरी 2003 का डेट आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा हूँ। जहां पे बात करनी होगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, वहां पे मैं जरूर आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के किस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय बनाने का प्रावधान है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जो है, इसमें विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, एक विशेष न्यायालय का गठन किया जा सकता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि जिला सत्र न्यायालय का कोई एक शेल जो होता है, कोई एक भाग होता है, वहीं पे एक स्पेशल इसके लिए न्यायालय बनाने का प्रावधान है। हालांकि बनाना नहीं बनाना बात की बात है, बट प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। तो इस अधिनियम के किस धारा में किया गया था? ये किया गया था धारा 43। ठीक है, एक्ट 43 धारा 43 में इसका इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 43। धारा 40, धारा 42 और धारा 41 का इससे कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कितने महीनों तक अपराधी की संपत्ति कुर्की की जा सकती है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जब होता है, जब संपत्ति कुर्की की जाती है, तो उसके लिए भी एक डेट डिसाइड किया गया था, मतलब एक पीरियड डिसाइड किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था 180 दिन का होता है। यहाँ पे अपन उसको एक राउंड फिगर पे ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था 180 दिन तक रात सात की जा सकती है। तो 180 दिन का अगर फिगर देखा जाए तो वो लगभग लगभग आता है 6 माह की ओर। ठीक है, तो 6 माह, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे जो बातें वो दिन में दी गई है, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर हम 5 महीना लेंगे तो 5 से 15 ही होगा, अर्थात 150 दिन आएगा। लेकिन बात वहां पे अधिनियम में की गई है 180 दिन की, तो 180 दिन का जो फिगर है वो 6 माह से लगभग मैच करता है। तो आपको समझिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वही नहीं आएगा, कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि मॉडिफिकेशन भी संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जो निर्णायक अधिकारी होता है, निर्णायक प्राधिकारी, यहाँ पे अधिकारी लिख दिया गया है, उसको प्राधिकारी पढ़ें। ठीक है, निर्णायक जो प्राधिकारी होता है, एक्चुअल में जो आपके अधिनियम में प्राधिकारी शब्द ही मेंशन किया गया है, तो इसको प्राधिकारी ही पढ़ें। तो जो निर्णायक प्राधिकारी होते हैं, उन निर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्णायक प्राधिकारी की, चूंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम है केंद्र सरकार के क्या बोलना चाहिए, केंद्र सरकार की मंशा या केंद्र सरकार के अनुरूप चलती, तो इसका जो प्राधिकारी होगा, जो निर्णायक प्राधिकारी होता है, इसका भी जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार ही करती है। यहाँ पे राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों आ रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि न्यायपालिका इन सब काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, हमारे यहाँ तीनों व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग है। किसी के काम में न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का इंक्रोचमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नियुक्ति करता है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के निर्णायक प्राधिकारी जो होते हैं उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में कब कब संशोधन हुए? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कब कब संशोधन हुए। तो संशोधन की बात आपको पूछी गई है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जो होता है, इसमें भी नियम भी है और अधिनियम भी है। माफ कीजिएगा, नियम है, तो इसमें संशोधन कब कब किया गया था। तो देखिए, अब ऑप्शन को देखा जाए तो दो ऑप्शन बिल्कुल मैच करते हैं। 2005 सब में कॉमन है, 2005 हमें पता ही है। एक तो हुआ था 2005 में। ठीक है, कितने में हुआ था? 2005 में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हुआ था 2009 में, तो 2009 वाले ऑप्शन हमारे पास दो हैं। ठीक है, 2009 वाले ऑप्शन हमारे पास दो है, ए और बी। तो ये आपका सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था 2005, 2009 और 2012। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 2012 में हुआ था। ठीक है, 3 बार, तो 5, 4 और 3 बताया था मैं कि 4 और 3 का फर्क है। यहाँ पे इसमें 4 का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ जाकर के 3 का डिफरेंस। ठीक है, तो पहले 4 फिर 3, उल्टे क्रम में चलना है। तो 2005, 2009 और 2012। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपील नहीं की जा सकती।
अब अपीलीय जो अधिकार है या अपीलीय जो शक्ति है किसके कौन कर सकता है, किसके पास कर सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है जिसके खिलाफ एलिगेशन लाया गया है, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वही व्यक्ति अपील करेगा। ठीक है, अब अपील करने की व्यवस्था यहाँ पे कैसे बनाई गई थी? तो शुरुआत में अपील करने की व्यवस्था थी, भाई आपको सबसे पहले अपील करना है ट्रिब्यूनल में, अधिकरण में। अधिकरण में अगर आप अधिकरण से दिए गए न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो शुरुआत में क्या था, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। बट यहाँ पे बाद में संशोधन जब किया गया तो संशोधन में प्रावधान किया गया कि अधिकरण में शिकायत मतलब अधिकरण में अपील करने के पश्चात अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और पहले वाले कंडीशन में क्या था, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने से हाई कोर्ट और अधिकरण समकक्षी हो जा रहे थे। तो हाई कोर्ट और अधिकरण कभी भी समकक्ष नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट की शक्तियां अलग है, अधिकरण की शक्तियां अलग है, अलग अलग शक्तियां प्राप्त है दोनों को भारतीय संविधान से। तो दोनों की शक्तियां बराबर हो जा रही थी, इसलिए बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब जो चैनल है वो सबसे पहले पहला नंबर आता है अधिकरण का, दूसरा नंबर आता है हाई कोर्ट का और तीसरा नंबर आता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में अधिकरण व हाई कोर्ट में बिल्कुल सही, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सही, अधिकरण व सुप्रीम कोर्ट में यह भी बिल्कुल सही। जिला सत्र न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सीधे सीधे अपील नहीं कर सकते, अधिकरण में करना होगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका होगा जिला सत्र न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वित्तीय खुफिया इकाई अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? जो वित्तीय खुफिया इकाई का गठन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वित्तीय खुफिया इकाई का गठन कौन करती है, तो केंद्र सरकार करती है। अब चूंकि इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार ने किया है, तो अब ये जब अपना काम करेगी तो काम करने के पश्चात अपना जांच रिपोर्ट जो है या अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिशन किसके पास करेगी? तो देखिए यहां पे बातें कही गई है, जो वित्तीय खुफिया इकाई अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगी करके। तो रिपोर्ट सौंपने के संबंध में दो जगह पे आप फंस सकते हैं, ठीक है, जहां पे फंसने का सिनारियो है मैं आपको उसको समझाता हूं। तो वित्त मंत्री की यहां पे क्या कहा गया अधिनियम में, वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली, वित्त मंत्री अध्यक्षता करेंगे, तो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को अपना रिपोर्ट सौंपती है। डायरेक्टली वित्त मंत्री को कहना गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का तो कोई चक्कर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपना गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किस संस्था को रिपोर्ट सौंपा जाता है, तो आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट सौंपा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कि वित्त आखिर में तो परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है तो इसको डायरेक्टली देना, ऐसा नहीं है। परिषद को के नाम पे रिपोर्ट सौंपा जाता है, भले इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक खुफिया परिषद। ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए भाई, इसके बारे में तो हमने तुरंत क्वेश्चन में चर्चा किया। तो आर्थिक खुफिया परिषद का अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है। लोक लेखा समिति पीएससी जो होती है, पब्लिक अकाउंटेंसी कमेटी जो होती है, उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें लेना देना होता है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री ही आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के संबंध में कौन से तथ्य असत्य है या हैं? ठीक है, कौन से तथ्य असत्य है पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कौन से जो कथन है वो असत्य हैं। तो निर्णायक अधिकारी यह तय करता है कि कुर्की ऑब्लिक जब्त संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी व्यक्ति को 3 से 6 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, एकदम गलत बात, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 3 से 7 साल के सजा का प्रावधान है। यहाँ पे 6 साल नहीं 7 साल के सजा का प्रावधान है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, असत्य है। राज्य सरकार निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो अधिनियम है यहाँ पे राज्य सरकार निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है यह भी असत्य है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लागू किया गया, बिल्कुल सही। देखिए
लागू किया गया बोला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लागू किया गया, वर्ष 2002 में लागू किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2002 में लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसको लागू करने की अगर बात करें तो इसके इस एक्ट के नाम में 2002 आता है, लेकिन बात आएगी कि लागू कब किया गया, तो लागू तो 2005 में किया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 का डेट सामने आता है। तो ये 2002 में लागू नहीं, 2002 में भले ही इसका नाम इनएक्टिवेट हुआ था, इसको मानते हैं कि 2002 इसमें क्योंकि बिल प्रस्तुत हुआ था इसलिए इसको बोलते हैं वैसा, बट लागू करने की बात अगर कही जाए तो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो यह अभी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वाला गलत हुआ, 3 वाला गलत हुआ, 4 वाला गलत हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको एक्ट से बन सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है हमको सारी चीज़ों को बहुत ही वाइड मैनर में, और हर दिन आपको मेरे द्वारा सारे टॉपिक को, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक एक जितना आपका भाग 2 में जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं सहकारिता विभाग के से संबंधित जितना भी आपका अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की क्लास कराई जाएगी और बाकायदा उसकी एमसीक्यू भी कराई जाएगी। पहले वीडियो में आपको उसका वीडियो मिलेगा, उसके बाद फिर कुछ देर बाद उसके आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। एक साथ करा देने से होता है कि हम तुरंत पढ़ते हैं और चीज़ें हमें याद रहती, इससे हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए आपको एक इंटरवल के बाद कुछ घंटों के पश्चात आपको उसके एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपका टॉपिक का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो आपको आएगा, उसके बाद आपका जो एमसीक्यू रहेगा उस टॉपिक से संबंधित वो वीडियो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक अधिनियम में या एक टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चन पॉसिबल्स होंगे, उन सारे क्वेश्चन को, सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करके उनके ऊपर बाकायदा जो कार्य है उसको करने के पश्चात फिर आपके पास क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2000 के संबंध में कौन से तथ्य सत्य हैं? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, असत्य है। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था गया असत्य, और यहाँ पे पूछा गया है सत्य, मतलब कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कौन से कथन सत्य है, यहाँ पे ध्यान से समझ पड़िए। विशेष न्यायालय में राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सत्र न्यायालय को अधिसूचित करेगी। ठीक है, देखिए विशेष न्यायालय की बात आ रही है, तो विशेष न्यायालय में राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सत्र न्यायालय को, ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रावधान, इस प्रकार का कोई भी चीज यहाँ पे बात नहीं की गई है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वहां पे राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे बात राज्य सरकार की आती है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो यहीं से गलत हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। कुर्की और जब्त की जब्त करने की शक्तियां, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइटली मिस्टेक करने की होगा। ठीक है, कुर्की या जब्ती करने की शक्तियां उप निदेशक के ऊपर अधिकारी को प्राप्त है। बिल्कुल, इस अधिनियम में इस बात को कहा गया कि उप निदेशक, इसमें जो अलग अलग अधिकारियों की बात की गई है, अलग अलग अधिकारियों की परिभाषा दी गई हुई, कौन सा अधिकारी किस तरह के अधिकार, किस तरह के राइट्स प्राप्त हैं, तो उन राइट्स के अंतर्गत ही वो अपना काम करेंगे। तो जो डिप्टी डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर के अधिकारी को ही संपत्ति को राजसात करने या कुर्की या जब्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी का गठन 1 जुलाई 2005 को किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी अर्थात वित्तीय खुफिया एजेंसी जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, वित्तीय खुफिया एजेंसी एफआईयू का जो गठन है वह 1 जुलाई 2005 को नहीं, बल्कि 1 जुलाई 2005 को तो ये लागू हुआ था। तो एफआईयू मतलब ये अधिनियम लागू हुआ था, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है हमारा, इसका गठन किया गया था 18 नवंबर को। ठीक है, इसका गठन किया गया था कब, 18 नवंबर को। ठीक, 18 नवंबर 2004 को इसका गठन किया गया था, तो 18 नवंबर 2004 शायद हाँ ठीक 2004 ही था। ठीक है, तो 2004 को इसका गठन किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल ये 2 वाला सही है। तो अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियोस और वीडियो के बाद उसके एमसीक्यू आपको हर दिन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।